Hello everyone, this is Harvinder Crony. Welcome to my channel English with Crony. So today's topic we are going to start with most common pitfalls in the sentences. So usually what happens is when we read a sentence, there are certain sentences they naturally troubles most of the learners. So such common pitfalls, the mistakes that where we commit mistakes, we have to avoid them. तो इनके लिए आपको एक एक करके सभी सेंटेंसेस पे फोकस करना होगा. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 1. वी गो शॉपिंग स्पेशली इन द इवनिंग. इट्स अ गुड सेंटेंस. आपको एग्जाम में याद रखना है कि यहां पर आप नोटिस कीजिए इस सेंटेंस में यहां पर इन लिखा है और हमें मालूम है व्हाट एग्जैक्टली इज इन. ये एक प्रेपोजिशन है. आपको याद रखना है कि अगर प्रेपोजिशन दे रखी है तो प्रेपोजिशन के साथ आप स्पेशली वर्ड का यूज नहीं करेंगे. प्रेपोजिशन के होने पर आप हमेशा याद रखिए कि आपको स्पेशली वर्ड का यूज करना है. तो यहां पर ये स्पेशली नहीं होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए. वी गो शॉपिंग स्पेशली इन द इवनिंग. तो इस चीज को हमेशा याद रखना है. प्रेपोजिशन को देखते ही समझ जाइए कि हम स्पेशली नहीं करेंगे यूज. बात आती है, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं फिर सर ये स्पेशली कहाँ होना चाहिए. तो स्पेशली का आप यूज कीजिए जब आपको पास्ट पार्टिसिपल साथ में गिवन हो, राइट. जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्पेशली डन, ओके, स्पेशली डिजाइंड. तो इस तरह से जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे होते हैं, तब आप स्पेशली का यूज कीजिए. ओके, इस तरह से आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से अपने पास नोट डाउन करते जाएं ताकि एग्जाम में आपको 100% इन चीजों की हेल्प मिल सके. शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 2. दिस इज वंस अगेन वन ऑफ द टॉप सेंटेंसेस. देयर इज नो डाउट द अर्थ इज गेटिंग वार्म. तो आप सभी को ध्यान रखना है कि देयर इज नो डाउट का मीनिंग क्या होता है. देखिए ये पूरे यहां तक देयर इज नो डाउट, राइट. इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अनडाउटेडली, या जिसको आप कह सकते हो सर्टेनली. इस चीज को आपने अपने माइंड में अच्छे से रखना है कि देयर इज नो डाउट दैट. ओके, देयर इज नो डाउट दैट. यहां पे कॉमा लगा है, आप समझ जाएंगे इससे कि यहां पर ये जो पूरी फ्रेज है इसका मतलब होता है सर्टेनली, या जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, निसंदेह. तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, अनडाउटेडली. तो जब आपको मालूम है कि किस पूरी दुनिया को मालूम है कि इस समय अर्थ क्या हो रही है, पहले वार्म थी अब वार्मर होती चली जा रही है, टेम्परेचर में बदलाव आता चला जा रहा है. जब टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है और हम सबको मालूम है कि यस ऐसा हो रहा है, ये पक्का है, निश्चित है, तो निश्चित होने पर आपको क्या लगाना है, देयर इज नो डाउट. यानी इस सेंटेंस में गलती नहीं है. अब बात आती है कि इस सेंटेंस को मैंने क्यों चूज किया आप लोगों के लिए, कि कहां कॉमन पिटफॉल होता है, कहां कॉमन मिस्टेक होती है. उस चीज को समझने के लिए सेंटेंस नंबर 3 को देखो. यहां पर मैंने लिखा है देयर इज नो डाउट इट विल रेन इन द इवनिंग. अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अनडाउटेडली की होगी होगी बारिश. कई बार होता है बादल आते हैं, एक बूंद भी नहीं गिरती, मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है. तो यहां पर आप क्या शो करना चाह रहे हैं, यहां पर आप कहना चाह रहे हैं कि संभावना व्यक्त करें, लाइकली, कि ऐसा होने की संभावना है. जब आप संभावना को व्यक्त कर रहे हैं ऐसे होने की चांसेस हैं, तो आप प्रोबेबली का यूज करते हैं कि प्रोबेबली जो है यानी कि संभवतः शाम को बारिश होगी, ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी. तो प्लीज याद रखिए तब आप देयर इज का यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ नो डाउट का यूज करेंगे. आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब आप संभावना व्यक्त करेंगे, ठीक है, दैट इज लाइकली टू हैपन, जिसके होने के आसार हैं, तो आप सिर्फ नो डाउट का यूज करेंगे. तो ये सेंटेंस देयर इज नो डाउट नहीं होना चाहिए. इस सेंटेंस को हमें कहना चाहिए नो डाउट इट विल रेन इन द इवनिंग, कि शाम को बारिश होने के आसार हैं. तो उम्मीद करता हूं आपको देयर इज नो डाउट और नो डाउट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस.
इस एग्जाम्पल को मैंने अधिकतर अपनी ऑफलाइन क्लासेस में दिया हुआ है, सिर्फ ये बताने के लिए इस सेंटेंस का यूज करता हूं क्योंकि ये सबसे कॉमन वर्ड है। क्योंकि बच्चों को बार बार ये कहा जाता है सीजर, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, राइट। जिन इंस्ट्रूमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि हम सपोज मान लीजिए हम यूज करते हैं बायनाकुलर्स, राइट, उसी तरह से हम यूज करते हैं क्लिपर्स, उसी तरह से हम यूज करते हैं फोर्सेप्स। तो ये सभी में एस लगाते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सीजर के साथ कोई नाउन गिवन है, जैसे कि बॉक्स क्या है, नाउन, तो इस नाउन के आ जाने की वजह से ये नाउन का मॉडिफायर बन गया है, ठीक है। ये पहले नाउन था, अब यहाँ पर नाउन नहीं रह गया, ये यहाँ पर जो है नाउन का मॉडिफायर बन गया, नाउन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स किसके लिए है, सीजर का रखने के लिए है। तो जब किसी नाउन को एज मॉडिफायर यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो जब ये एक मॉडिफायर है तो सीजर्स नहीं होगा। तो पहचानने का तरीका क्या है कि अगर नाउन दे दिया जाए तो नाउन से पहले जो आप नाउन यूज कर रहे हैं उसमें से एस हटा दें, राइट। लेकिन एक चीज आप सभी ख्याल रखेंगे, अगर मैं कहता हूं कि ये सामने वाला कमरा कौन सा है, ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार ये तो न्यूज रूम है, ये तो न्यूज रूम है। तो अब मैं यहां पर देखूं कि रूम क्या है, यहाँ पे रूम का मतलब क्या है, रूम क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। तो आपने यहां से तो एस हटा दिया, क्योंकि एस हटाने के बाद भी सीजर ही नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से इस रूम से पहले से एस हटा दूं तो ये तो न्यू रूम बन जाएगा, मीनिंग चेंज हो गया, बिल्कुल नया कमरा। तो एस कब हटाना होता है कि अगर मीनिंग चेंज ना हो, अगर मीनिंग चेंज ना हो तो आप एस हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि एस हटाते ही मीनिंग चेंज हो रहा है तो तब उसको आपको एस को हटाना नहीं है, एस को लगा के रखना है, तब आपको कहना पड़ेगा न्यूज रूम। तो उम्मीद करता हूं आपको इस कॉन्सेप्ट की भी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन you can write down in the comment box. I will 100% come back to you. I will get back to you. I will answer your queries. Okay, शुरू करते हैं next sentence. The committee who is going to take the decision. अब ये एक अच्छा सेंटेंस है, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे क्या करते हैं कि एकदम से हु की जगह विच लगा देते हैं कि सर कमेटी है, कमेटी के लिए हु कहां से आ गया। बच्चे एकदम से क्या कर देते हैं, यहाँ पे विच लगा देते हैं, द कमेटी विच इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। मैं कहता हूं कि मान लीजिए आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है द कमेटी हु, और यहां पर उन्होंने ब्लैंक दे दिया। इट मीन्स अब आप हु का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, आपको जो भी करना है यहां पर लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या सीखने को मिला कि हु का प्रयोग कमेटी के साथ कर सकते हैं। जब हु लगा रहे हैं तो समझ जाइए हम कमेटी की नहीं, कमेटी की नहीं, यहां पर कमेटी के मेंबर्स की बात हो रही है। तो हु लगाते ही आप समझ जाइए कमेटी की नहीं, कमेटी के मेंबर्स की बात हो रही है। अगर मेंबर्स की बात हो रही है तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना है, द कमेटी हु आर, द कमेटी हु आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। और जब आप विच लगाते हैं तो विच लगाने का मतलब होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट कमेटी इटसेल्फ। विच का मतलब होगा आप कमेटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करना होगा। सो द कमेटी विच इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आता कि मेंबर्स की बात हो रही है या कमेटी की बात हो रही है तो सिंपल तरीका सीख लीजिए। अगर ये जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, ग्रुप नाउन्स के नाम से जानते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए अगर ग्रुप नाउन के साथ कलेक्टिव नाउन के साथ हु लिखा होगा, इस हु के आते ही समझ आना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज करना है। अगर आपको ग्रुप नाउन के साथ विच नजर आ जाए तो समझ आना कि यहां पर आपको 100% हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसी यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज होगा विच के होने पर ग्रुप नाउन के साथ,
और ग्रुप नाउन के साथ हु होने पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। तो उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 6। इट वाज देयर सेकंड विजिट टू दिस सो ओल्ड चर्च। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप सो का यूज कर रहे हैं तो इस सो को ध्यान से समझिए। अगर आप एस ओ सो के साथ एक एडजेक्टिव लगा देते हैं, सो गुड, वेल दैट्स सो गुड, तो आपने देखा मैंने एडजेक्टिव यूज किया गुड, दैट्स सो गुड। बट मान लीजिए चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आप सभी को मालूम है कि यहां पर ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, सो ब्यूटीफुल। अब आपको यह ध्यान रखना है सो के साथ क्या यूज हो सकता है। सो के साथ एडजेक्टिव का यूज हो सकता है या एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सो फास्ट, सो फास्ट, वेल दैट वाज सो फास्ट। तो आपने देखा यहां पर फास्ट क्या है, एडवर्ब है। मेन पॉइंट पे आते हैं अब। सो के साथ अगर एडजेक्टिव दे रखा है सो ओल्ड, चलेगा, सो ओल्ड एडजेक्टिव दे रखा है, चलेगा। लेकिन अगर आगे नाउन दे दिया जाए, अगर आगे जैसे चर्च लिखा हुआ है नाउन दे दिया जाए, तो ऐसे केसेस में सो का यूज नहीं होता है। इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं। अभी मैंने लिखा सो ब्यूटीफुल, ठीक है, दैट्स सो ब्यूटीफुल, तो इसमें कोई गलती नहीं है, दैट्स सो ब्यूटीफुल, कोई गलती नहीं है। पर अगर मैं यहां पर लिख दूं सो ब्यूटीफुल गर्ल, सो ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन। अगर आप सो के साथ एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा दें, तो इस नाउन के आते समझ जाइए कि यहां पर अब सो का यूज नहीं होगा, यहां पर आपको वेरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इंटेंसिफायर इसका प्रयोग करना पड़ेगा, एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो ओल्ड चर्च लिखा हुआ है, तो ओल्ड एक एडजेक्टिव है, नाउन जो है यहाँ पे चर्च है, तो इट मीन्स यहाँ पर सो नहीं आना चाहिए, हमें लिखना चाहिए वेरी, दिस वेरी ओल्ड चर्च, दिस वेरी ओल्ड चर्च। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा कि सो के साथ एडजेक्टिव दिया हो ठीक है, एडवर्ब दिया हुआ ठीक है, पर आगे नाउन आ जाए तो सो को हटा दिया जाएगा, राइट। चलिए आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 7। सो यू अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे। ये आपको ध्यान देना है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है डिड यू और दूसरी ऑप्शन है आपके पास डिडंट यू। यूजुअली हम लोगों को आदत होती है, स्टूडेंट्स को आदत होती है कि हम क्या करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। पर आपने स्टार्टिंग को देखना है कि अगर वाक्य की शुरुआत सो से या ओ से होगी तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एक तरह का सार्काज्म है, मॉकिंग है, ठीक है। सो यू अटेंडेड द मीटिंग, ओ यू अटेंडेड द मीटिंग, राइट। तो ऐसे एक्सप्रेशन के आने पर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो डिडंट यू तो नेगेटिव है, तो ये हमारी चॉइस हट गई। डिड यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कॉमन हमारी गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, या कॉमन जिसको मैं पिटफॉल्स कह रहा हूं, आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे कि एग्जाम में किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिया नंबर 8, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर शिमला, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जो लोकल हमारे पास बुक्स आती हैं उनमें अक्सर दे देते हैं ब्लैक ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कैट। और अक्सर हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी होती है कि अगर एक ए दे रखा है तो ये एक ही कैट है, ठीक है। और अगर हमें 2 कैट्स बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ए लगाना पड़ेगा यहां भी, एक ब्लैक कैट, ठीक है, और दूसरी कौन सी, अ व्हाइट कैट। अब हमें ये कहा जाता है कि अगर आपको ये एक ए ना दे रखा हो, यहां पर जैसे आ कोड नहीं दे रखा, तो आप इसको क्या करो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रख लो। इसलिए आपको कहा जाता है कि एक ए होने पर वो एक की बात कर रहा है, तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ऐसा देखिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। यहां पर मैंने इस वजह से ये सेंटेंस लिया, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, ओके, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग was found near शिमला। अब क्या कोई झरना ऐसा होगा, स्प्रिंग कोई ऐसा होगा जो ठंडा भी वही है और गर्म भी वही है? वेरी वेरी रेडिकुलस। तो हम कैसे कह दें कि नहीं जी, ये अगर एक ए नहीं दे रखा तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो? ऐसा नहीं हो सकता। अब आपने सेंटेंस को पढ़ते समझ गए कि एक तो हमें ऐसा झरना मिला जो हॉट है और एक ऐसा झरना मिला जो कोल्ड है, तो यहां पर हमने इंसर्ट करना पड़ा ए। हम ये नहीं कि सिर्फ यहां ए नहीं दे रखा तो वाज को ठीक मान लें, ये गलत हो जाएगा। तो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर शिमला। तो उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आप समझ जाएंगे कि दो ए से नेचुरली दो की बात हो रही है, पर ये कहना कि एक ए लिखा हुआ है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा। सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा कि क्या वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक भी है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर ए लगाना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 9 को। दिस इज टू हैवी बॉक्स फॉर मी टू लिफ्ट। सिंपल सा तरीका है, जब आपको TOO दे रखा है, राइट, और TOO यहां पर आपने नोटिस करना है कि ये एक यहां पर एक एडवर्ब है, ठीक है। बॉक्स क्या है, नाउन है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, बॉक्स क्या है, नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला, ठीक है, नाउन की बात करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये हमने देखा, नाउन को मॉडिफिकेशन एडजेक्टिव से और एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया एडवर्ब ने, राइट। तो आपने याद रखना है कि जब आपको टू एडवर्ब दे रखी है, साथ में एडजेक्टिव दे रखा है, साथ में सिंगुलर नाउन दे रखा है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल बॉक्स कैसा है, काउंटेबल है, काउंट नाउन जिसको कहते हैं, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट नाउन गिवन है। तो आपने याद रखना है कि सिंगुलर काउंट नाउन होने पर आपको यहां पर ए का यूज करना होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज। या आपको देखना होगा यहां पर कोई ऐसा वर्ड, मान लीजिए यहां पर बॉक्स लिखा है, एक्टर लिखा होता तो नेचुरली एन हो जाता। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। टू जो कि एक एडवर्ब है, उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के साथ जो नाउन दिया होगा, सिंगुलर नाउन होने पर कैसा कैसा सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होने पर या ए या एन का यूज वाक्य के स्ट्रक्चर, नाउन के स्ट्रक्चर के हिसाब से किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। So once again, I am repeating my words. In case of any doubt, you guys just feel free. Write down in the comment section. आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, मैं वहां पर आपको उसका आंसर दे दूंगा। बट आई जस्ट वांट कि अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलना चाहिए। सेंटेंस नंबर 10, ये थोड़ा सा टफ सेंटेंस है बेटा, ठीक है। वी हैड अ चीफ गेस्ट केम टू आवर ऑफिस लास्ट वीक। हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ, न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस सेंटेंस में एक नए अनुभव की बात की जा रही है। एक नया अनुभव हुआ कि हमारी जो ऑफिस है, हमारा जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में चीफ गेस्ट आया। आज से पहले कभी नहीं आया था, हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ चीफ गेस्ट के आने का। तो आपने याद रखना है, व्हेन यू एक्सप्रेस द न्यू एक्सपीरियंस, तो इस हैड के साथ आपको बेयर इंफिनेटिव का यूज करना होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, बिना टू के। तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नया एक्सपीरियंस बताने के लिए या तो V1 का यूज करते हैं, या फिर हम
वन प्लस ing का भी यूज कर सकते हैं। तो वी हैड अ चीफ गेस्ट कमिंग टू आवर ऑफिस लास्ट वीक। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हैड जो होता है एक पॉजिटिव वर्ब भी होती है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। शी हैड हर हस्बैंड मर्डर्ड। तो तब हम क्या करते होते हैं, यानी कि हैड के साथ यूजुअली आगे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब होने पर भी हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझना होगा, जो आप पॉजिटिव वर्ब्स करते हैं, जैसे गेट का यूज करते हैं, वैसे हैव का यूज करते हैं, वैसे हैड का यूज करते हैं। तो had she got her car repaired, क्या उसने अपनी कार रिपेयर करवा ली थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट रिटन इंग्लिश में आपको याद रखना होता है कि डिड शी हैव हर कार रिपेयर्ड। तो हमें ये ऑपरेटर वर्ड्स भी आने चाहिए। तो किसी क्लास में मैं ये सोच रहा हूं कि आने वाले कुछ क्लासेस में मैं आपको ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम पर्टिकुलरली हैव का यूज करते हैं। हैव की एक अलग से मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। सिर्फ हैव ही हैव को एक्सप्लेन करना बहुत लंबा टॉपिक है। तो वेल, आई हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन, मैंने अपने पास लिख लिया है डायरी में कि मैं आने वाले कुछ ही टाइम में आपको इसके ऊपर पूरा एक वीडियो दूंगा, ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो सके कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। एनीवे, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था, अगर आपको कोई नया नया अनुभव हो रहा है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो हैड के आगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है। दोनों दे रखी हो तो प्रीफरेंस हमेशा V1 को दी जाती है। अगर दोनों दे रखी हैं तो प्रीफरेंस आपको हमेशा V1 को देना होता है। तो वी हैड अ चीफ गेस्ट come to our office last week. Alright guys, let's move on to the next sentence, and next sentence number is 11. She used always to be present there. देखिए होता क्या है कि जब हम always लगाते हैं तो यूजुअली हम यहाँ पर लगाते हैं she always used to be present there। आपको याद रखना है कि अगर used to जो होता है, used to, ओके, जब आप इनका यूज करते हैं और ऑलवेज को इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में यूज कर देते हैं, इन दोनों के बीच में यूज कर देते हैं, ये इसकी सबसे परफेक्ट पोजीशनिंग होती है। दिस इज द वेरी राइट प्लेस टू यूज ऑलवेज। तो अगर आपको ऑलवेज यहां भी दे रखा है शी ऑलवेज, और आपको ऑलवेज यूज के बाद दे रखा है, तो आप हमेशा इस प्रेफरेंस को लेंगे एग्जाम में। प्लीज याद रखिएगा, अगर ऑलवेज यूज्ड और टू, मैंने इसलिए देखिए एरो बना दिया, यूज्ड और टू इन दोनों के बीच में दे रखा होगा, उस प्रेफरेंस को लीजिएगा। ये इसकी एक्चुअल पोजीशनिंग होती है, वेयर एग्जैक्टली वी यूज ऑलवेज। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सजेस्टेड मी टू हैव कंप्लीट रेस्ट। उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं कंप्लीट रेस्ट करूं। अब बात आ गई ही सजेस्टेड मी। सजेस्टेड के साथ बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है, साथ में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये देखना चाहिए कि हम सजेस्टेड वर्ड का यूज करते वक्त किस चीज का ध्यान रखें। या तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सजेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल करें तो उसके एकदम साथ में दैट होना चाहिए और आगे कुछ वाक्य होना चाहिए। नंबर एक। नंबर टू कि सजेस्टेड का यूज करते वक्त सजेस्टेड के बिल्कुल साथ में V1 प्लस ing का यूज कर दें। ही सजेस्टेड गोइंग देयर, यानी आपने नोटिस किया सजेस्टेड का पहला नियम मैं बता रहा हूं कि सजेस्टेड के साथ क्या हो सकता है, दैट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 100% करेक्ट जो है स्ट्रक्चर कहलाएगा। सजेस्टेड के बिल्कुल साथ में, एकदम साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ही सजेस्टेड गोइंग देयर, तो आप समझ गए कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ing स्ट्रक्चर दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है। या फिर तीसरा नियम होता है सजेस्टेड और ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच में हम यहां पर
ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज कर दें। तो ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मी, ही सजेस्टेड टू मोहन। तो आपने याद रखना है सजेस्टेड के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में नो नाउन नो प्रोनाउन, डायरेक्ट नाउन या डक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट नाउन या डायरेक्ट प्रोनाउन सीधा एक साथ यूज नहीं हो पाएगा। इस नाउन या इस प्रोनाउन से पहले आपको टू का यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको सजेस्टेड के तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। आगे शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 13। स्पेशली द यंग गर्ल्स आर आफ्टर सच जॉब्स। अब आप देखिए कि स्पेशली वर्ड जो है बड़े ध्यान से करने वाला शब्द है। ठीक है, कि स्पेशली शब्द से वी डोंट बिगिन अ सेंटेंस, वी डोंट बिगिन अ सेंटेंस यूजिंग स्पेशली। स्पेशली शब्द से वाक्य आरंभ नहीं करेंगे। इस स्पेशली को सब्जेक्ट के बाद लगा दो। सब्जेक्ट क्या है? द यंग गर्ल्स, द यंग गर्ल्स। तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा यंग गर्ल्स। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है? स्पेशली कहां यूज करना है? स्पेशली को आफ्टर सब्जेक्ट यूज कर दो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द यंग गर्ल्स स्पेशली, द यंग गर्ल्स स्पेशली आर आफ्टर सच जॉब्स। तो इस तरह से आपने सेंटेंस किया। नाउ इज द टर्न ऑफ सेंटेंस नंबर 14। इवन दो द मशीन इज ओल्ड yet it works well। even दो, सभी स्टूडेंट्स अपने पास अच्छे से नोट डाउन कर लें कि जब भी एग्जाम में, जब भी एग्जाम में इवन दो आपको दिया हो, ठीक है, तो इवन दो को कनेक्ट करने के लिए, इवन दो वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्टिल का यूज करेंगे। ठीक है, नो येट, नो बट, नथिंग। इवन दो को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? स्टिल का। इवन दो द मशीन इज ओल्ड स्टिल इट वर्क्स, स्टिल इट वर्क्स वेल। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। तो यहां पर आपको एक क्लास में मैं पहले बता चुका हूं कि माइंड के साथ अगर आपने वर्ब का यूज करना है तो राइट वो हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज करना है। ठीक है, कहां नहीं करते हैं माइंड के साथ वो एक अलग है, जब हम इंफिनिटिव करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल माइंड इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिस इज द यूजुअल केस। वेरी ऑफन द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। Okay, very often the structure is like this. So I don't mind going, I don't mind walking, I don't mind playing, I don't mind eating. तो आपने नोटिस किया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आना चाहिए। I don't mind walking, I don't mind walking as long as you are with me. All right. तो इस तरह से आज हमने देखा कि वी हैव डन 15 टॉप सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूं कि ऑल दीज 15 सेंटेंसेस आर गोइंग टू हेल्प यू अ ग्रेट डील। इनको आप कोशिश कीजिए एक दो बार रिपीट करने की, अपने पास नोट्स बनाइए ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे सेंटेंसेस को देखते ही आपकी आई कांटेक्ट होते ही पता चल जाए कि यस इसका आंसर ये होना चाहिए। So keep watching guys, and if any one of you hasn't subscribed the channel yet, I request you to subscribe the channel। और प्लीज बेटा अगर आपको लगता कि यस बेनिफिट हो रहा है इन सेंटेंसेस से, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड एट द सेम टाइम रिमेंबर टू push the like one। Okay, likes also motivate the teachers। So I'm looking forward to see you in the next class। खुश रहिए। God bless all of you।